नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंद राजवंश की। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, वो कौन सी सेना थी, कौन सा साम्राज्य था जो इतना शक्तिशाली था कि उसने सिकंदर महान जैसे विजेता को भी पूरी दुनिया जीतने से रोक दिया। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है नंद राजवंश में। एक ऐसा वंश जो अपने समय के हिसाब से सच पूछिए तो वाकई में क्रांतिकारी वंश था। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है शिशुनाग वंश के पतन के ठीक बाद, जब मगध की सत्ता जो है वो नंदों के हाथ में आ गई। और कमाल की बात यह है कि सत्ता में आते ही वे मगध के अब तक के सबसे ताकतवर शासक बनकर उभरे। और यही वो बात है जो नंदों को इतना खास बना देती है। उन्हें भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है। जरा सोचिए, उस दौर में जब सामाजिक व्यवस्था बहुत कठोर थी, उसे चुनौती देना ये वाकई में एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। तो सवाल ये उठता है कि इस राजवंश ने एक राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल कैसे दिया। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इस विशाल साम्राज्य के पीछे जो शख्सियत थी वो थे इसके संस्थापक महापद्मनंद। उनके नाम ही नहीं, उनकी उपाधियां भी उनकी ताकत बयां करती थी। जैसे एकराट मतलब एकमात्र सम्राट, और सर्वक्षत्रांतक जिसका मतलब था सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। मतलब साफ है, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। और ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर एक मत है कि मगध की शाही शक्ति की जो असली नींव थी वो महापद्मनंद ने ही रखी थी। साम्राज्य का विस्तार हो या उसे एक करना, ये पहला और सबसे जरूरी चरण उन्होंने ही पूरा किया था। उनकी जीतों की लिस्ट भी काफी लंबी और प्रभावशाली है। उन्होंने कलिंग यानी आज के ओडिशा को जीता और वहां से जिन की एक मूर्ति को विजय के प्रतीक के तौर पर वापस लाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कलिंग और कर्नाटक में जो शिलालेख मिले हैं वो इस बात का पक्का सबूत है कि उनका साम्राज्य दक्कन और दक्षिण भारत तक पहुंच चुका था। पर नंदों की इन जीतों और ताकत का सबसे बड़ा राज था उनकी विशाल और कह सकते हैं खूंखार सेना। और देखिए, नंदों की मिलिट्री पावर की चर्चा सिर्फ भारत तक ही नहीं थी। मामला तो ये था कि प्राचीन यूनानी लेखकों ने भी उनकी ताकत के बारे में काफी कुछ लिखा है, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बस एक बार कल्पना करके देखिए, एक ऐसी सेना जिसमें अनगिनत युद्ध हाथी हों, रथ हों, एक बहुत बड़ी घुड़सवार सेना हो और लाखों की तादाद में पैदल सैनिक। यूनानी सोर्सेस तो ये तक कहते हैं कि ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। और यही वो सेना थी जिसके खौफ ने सिकंदर महान के विश्व विजय के सपने पर ब्रेक लगा दिया। कहते हैं कि जब उसकी थकी हारी सेना ने नंदों की इस विशाल ताकत के बारे में सुना तो उन्होंने गंगा घाटी की तरफ आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। पर सवाल यह है कि इतनी भारी ताकत होने के बावजूद ये शक्तिशाली राजवंश आखिर खत्म कैसे हो गया? अच्छा, कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था धनानंद। और हां, ये वही राजा था जिसका जिक्र यूनानी ग्रंथों में सिकंदर के कंटेम्पररी यानी समकालीन के तौर पर मिलता है। कहा जाता है कि नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। पर होता यह है कि समय के साथ साथ उनकी बाहरी ताकत उनकी अंदरूनी कमजोरियों को छुपा नहीं पाई, और अपने शासन के आखिरी दौर तक आते आते वे अपनी ही प्रजा के बीच बहुत ज्यादा अलोकप्रिय मतलब अनपॉपुलर हो गए थे। और बस इसी सिचुएशन ने एक नए हीरो के लिए स्टेज तैयार कर दिया। सोचिए, एक तरफ था धनानंद, एक ताकतवर लेकिन अपनी ही प्रजा का नापसंद शासक, और दूसरी तरफ था चंद्रगुप्त मौर्य, एक महत्वाकांक्षी नौजवान जो बस सही मौके की तलाश में था। तो नंदों का पतन सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये भारत के एक और भी महान साम्राज्य के लिए एक बहुत जरूरी शुरुआत थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि नंदों का शासनकाल कितना छोटा लेकिन कितना ज्यादा प्रभावशाली था। 344 ईसा पूर्व में शुरुआत होती है, एक विशाल साम्राज्य बनता है, सिकंदर को चुनौती दी जाती है, और फिर 321 ईसा पूर्व तक इस महान राजवंश का अंत भी हो जाता है। और हुआ वही जिसका अंदाजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अलोकप्रियता का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने धनानंद को हराया और मगध के सिंहासन पर बैठकर भारत के सबसे प्रसिद्ध राजवंशों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और शायद यही नंदों की असली विरासत है,
उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर दी थी जिस पर मौर्यों ने भारत के पहले सच्चे और महान साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी की। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर नंद शासक अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय होते तो क्या उनका वो शक्तिशाली साम्राज्य मौर्यों के उदय को रोक सकता था? क्या तब भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ अलग होता? ये सोचने वाली बात।